हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में भाई हम लोग काफी बढ़िया बात करने वाले हैं। ऑफ कोर्स भाई यस, फुटबॉल डेली की भाई कंसिस्टेंसी तो गई। देखो, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम क्रिस्टियानो सैक्सी रोनाल्डो से, क्योंकि भैया रोनाल्डो ने यहाँ पर साल के सेकेंड लास्ट गेम में एक बार फिर से गोल स्कोर करके यहाँ पर अल नसर को विक्ट्री दिलाई है। लेकिन इस बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं, बल्कि यहाँ पर एलेक्स टेलेस का गोल है जो कि स्पॉटलाइट स्टील करने वाला है। देखो, यहाँ पर अगर गेम की बात करें तो गेम थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल था, क्योंकि इत्तेफाक की बात करें तो इसमें कोई इत्तेफाक की बात नहीं है कि 8 लीग गेम से हार ही रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर कंफर्म था कि अल नसर के अगर स्टार पावर की बात करें तो अल इत्तेफाक वहाँ पे तो बहुत ही छोटी पड़ जाएगी, इतनी सी। खैर, यहाँ पर अगर हम गेम के डायनामिक्स की बात करें तो गेम अगेन बहुत टर्म्स पे स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि अल नसर के पास जो प्रोफेशनल्स हैं या फिर जो पर्सनल प्लेयर्स हैं भाई, वो काफ़ी सही खेल जाते हैं। जैसे ब्रोजोविच की बात करें, उसके बाद सादियो माने, एलेक्स टेलेस का वापस से स्टार्टिंग 11 में आना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हर डॉट को कनेक्ट करके उसको फिनिश करना। 2-3 टर्म्स ऐसे थे जहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो गोल स्कोर कर सकते थे, बट अगेन यहाँ पर चांसेस की जो क्वांटिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। यस, इत्तेफाक ने डिफेंसिव सॉलिडिटी रखी, लेकिन स्टिल मेजॉरिटी ऑफ द गेम हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अल नसर ने बढ़िया ही खेला था। और बट यार बात पता क्या आती है, अल नसर से मेरे को वाइब नहीं आती, क्योंकि अल नसर के जब भी बड़े मैचेस होते हैं ना, वहां पर ये बॉटल कर जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि अल इत्तेहाद की बात करें, अल अहली की बात करें या फिर अल हिलाल की बात करें, इनके सामने इनकी परफॉर्मेंस कैसे आएंगे, लेकिन इंडिविजुअल टर्म पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो बैंग ऑन खेल रहा है। और सब बताया तो भाई यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना सही में लाइक बीइंग अ रोनाल्डो फैन, मैं तुमको बता रहा हूँ, पिछले साल रोनाल्डो इससे ज्यादा थका हुआ लग रहा था। इस साल पता नहीं, एक नई एनर्जी है, एक पता नहीं क्या है, बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस साल पिछले साल से भी ज्यादा शार्प लग रहा था। बट खैर, इसके रिगार्डिंग अगर थोड़ी सी और अपडेट की बात करें तो भाई यहाँ पर 30 दिसंबर को साल का आखिरी मैच है अल नसर का। लेकिन उसके बाद सीधा यहाँ पर जो मैच होगा वो आप कह सकते हो फ्रेंडली मैचेस है, जहां पर अल नसर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है चाइना की 2 टीम के साथ। 19 जनवरी से 29 जनवरी तक के बीच में यहाँ पर 2 मैचेस होंगे, और उसके बाद अल्टीमेट शोडाउन होगा 1 फरवरी को यहाँ पर रोनाल्डो वर्सेस लियोनेल मेसी का। और यहाँ पर इसको द लास्ट डांस करके एडवर्टीज किया जा रहा है। तो कह सकते हो कि लगभग 1 महीने का यहाँ पर गैप लिया जाएगा सऊदी फुटबॉल से। इसी के साथ जब बात हमने लियोनेल मेसी कर ही ली है, तो भाई लुइस सुआरेज को यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है नेक्स्ट साइनिंग। 4 बार्सिलोना के प्लेयर एक साथ, लुइस सुआरेज, जॉर्डी एल्बा, सर्जियो बुस्केट्स और यहाँ पर लियोनेल मेसी। यार मेरे को सही से बताना कमेंट सेक्शन में, क्या तुमको ही लग रहा है कि इसको सही से हाइप नहीं किया गया, या बिल्कुल ही हाइप किल हो गई है? क्योंकि सही बात बताएं तो अगर यहाँ पर लुइस सुआरेज की अनाउंसमेंट की बात करें, तो जिस तरीके से अट्रैक्शन की बात करें, एंगेजमेंट की बात करें, जो होनी चाहिए थी उस हिसाब की हुई नहीं है। खैर, यहाँ पर अगर हम लियोनेल मेसी के भी अगर पूरे प्री सीजन की बात करें तो यहाँ पर वो जापान भी जाएंगे, उसके बाद वो हांगकांग की एक ऑल स्टार 11 की से भी खेलेंगे, और यहाँ पर अल हिलाल अल नसर, तो उनके यहाँ पर 2 मैच हैं ही हैं। खैर, इसके रिगार्डिंग एक अपडेट ये निकल के आई है कि लुइस सुआरेज की अगर हम बात करें तो लुइस सुआरेज पर्टिकुलरली इसलिए भी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इंटर मियामी को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आने वाला जो कोपा अमेरिका है वो यूएस में होने वाला है। ऐसे में यहाँ पर वो चाहते थे कि यूएस में अगर यूरोगवे के साथ उनका लास्ट डांस, लास्ट नाचना होगा, तो वो यहाँ पर ज़्यादा सूट होगा कि अगर उस पूरे एनवायरनमेंट को, उन सारे स्टेडियम्स को, और किस तरीके से पिच वगैरह है, मतलब समझ रहे हो ना तुम, जितने भी सॉफ्ट पावर हैं वो उसको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करना चाहते थे बिफोर एक्चुअली प्लेइंग फॉर द यूरोगे इन द कोपा अमेरिका। इसके चांसेस कितने हैं, क्या होने वाला है, ये भी अभी देखने वाली बात है। बियल्सा है भाई उधर, तो थोड़ा सा हिसाब सा रहेगा ही रहेगा। खैर, अब बात कर लेते थोड़े पॉलिटिक्स की। तो भैया यहाँ पर नो वंडर, देखो यही बात होती है कि जब आप सुपर लीग जैसे लीग को स्टार्ट करते हो और आपके पास रियल मैड्रिड जैसे सिचुएशंस नहीं होती, पर्टिकुलरली बार्सिलोना की हम बात करें तो भाई देखो फाइनेंशियली तो देखो ठुके हुए हैं ये, और उसका पूरा इस्तेमाल करेगी अब यूएफए इनको ब्लैकमेल करने के लिए। यही सेम चीज़ इन्होंने यहाँ पर करी थी यूवेंटस के साथ, और अल्टीमेटली क्या हुआ था कि यूवेंटस को हाथ धोना पड़ा था सुपर लीग प्रोजेक्ट से। बार्सिलोना के रिगार्डिंग भाई एक जर्मन आउटलेट ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट निकाली है कि भाई यहाँ पर चैंपियंस लीग से उनको 2 या 3 मिनिमम साल के लिए तो बाहर किया जा रहा है। उसके पीछे का रीजन ये है कि डिस्पाइट बार्सिलोना ने पिछले फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो 340 मिलियन का प्रॉफिट दिखा है, लेकिन उसमें कुछ लीवर भी थे, कुछ यहाँ पर सेल्स भी थी। लेकिन अगर यूएफए की फाइनल टैली की बात करें, जब अकाउंटिंग होती है और जब वो नंबर्स को देखते हैं, तो उसमें डायरेक्टली फुटबॉल रिलेटेड जो स्टफ है उसमें बार्सिलोना अभी भी काफी पीछे है। और अभी सुपर लीग के हिसाब से आप कह सकते
सकते हो कि पॉलिटिकली ये बहुत प्रिडिक्टेबल है कि चैंपियंस लीग में कोई रियायत नहीं दी जाएगी, यानी कि बार्सिलोना को स्ट्रेट फॉरवर्ड 2024-25 के सीजन से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर अभी की मान के चले तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है और कोई सुनेगा भी नहीं इनकी बात। असल में यही है कि बार्सिलोना के साथ ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि बार्सिलोना को मौका दे रही है। रियल मैड्रिड भी अगर जरा सा भी मौका देगी ना, रियल मैड्रिड को भी कर सकते हैं। फैक्ट इज कि रियल मैड्रिड एक भी एंड पे कोई मौका नहीं छोड़ती कि यूएफए उसको सुना सके, यूएफए उसको कुछ कह सके। और बार्सिलोना के अगर आप रिसेंट टाइम में देखो ना, सुपर लीग का प्रोजेक्ट आया था, किस तरीके से यहाँ पर फ्लोरेंटिनो पेरेज ने एक इंटरव्यू दिया था, वो पूरा वीडियो पब्लिश किया था। जो फ्लोरेंटिनो पेरेज की बॉडी लैंग्वेज थी और जो जॉन लेपोर्टा की बॉडी लैंग्वेज में ज़मीन आसमान का फर्क था। लेपोर्टा ने कहा कि हम स्पेनिश लीग के अगेंस्ट नहीं है और सुपर लीग सस्टेनेबिलिटी सब वगैरह कहा, लेकिन हर चीज़ दबे शब्दों में कहा गया, हर चीज़ एक सॉफ्ट साइड और सॉफ्ट वर्ड्स में कहा गया। फ्लोरेंटिनो पेरेज तो यही है कि यूएफए को दिखाना पड़ेगा रियल मैड्रिड कौन है, इनका बाप, इनके नुन्नी काट देंगे हम, ये इस तरीके से कहा गया। मैनचेस्टर सिटी क्लब वर्ल्ड कप जीत गई फ्लुमिनेंसे के अगेंस्ट। और भाई मैंने बहुत आशाओं के साथ कह सकते हो, मैंने बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ ये मैच देखा था। नहीं इसलिए नहीं कि सिटी हार जाए, बल्कि इसलिए कि ब्राज़ीलियन एक फ्लुमिनेंसे के रिगार्डिंग हमेशा से बड़ी एक हाइप रहती है। अगर हम अर्जेंटीना, बोका जूनियर्स, रिवर प्लेट वगैरह की बात करें, इनकी हाइप रहती है कि देखते हैं। और प्रीमियर लीग में अगर मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो जिस तरीके से इनका ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है, मे भी यहाँ पर एक एक्सेप्शन हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ऑफकोर्स मेरा तो देखने का एक और अच्छा रीज़न था कि मार्सेलो भी उसमें खेल रहा था। आई थिंक फ्लुमिनेंसे का पता है बात क्या है, जब ये वाली टीम्स होती है ना, रिवर प्लेट, बोका जूनियर, फ्लुमिनेंसे, इनका जो ये हायर पोटेंशियल है, जहाँ इनका मैक्सिमम पोटेंशियल है ना, वहाँ पर मैनचेस्टर सिटी का स्टार्ट होता है। एंड दिस इज़ नॉट अ टॉन्ट, या फिर ये एक बेइज्जती नहीं है, वैसे साउंड कर गई है बेइज्जती, लेकिन ये बेइज्जती नहीं है क्योंकि यार फाइनेंशियल पावर जो है ना मैनचेस्टर सिटी की, या फिर हम कह रहे हैं टेक्निकल टर्म्स पे जो डेवलपमेंट हुआ है प्रीमियर लीग और बाकी यूरोपियन पावर हाउस का, उसके सामने ये बहुत पीछे रह गए, बहुत ही ज़्यादा पीछे। तो रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि कितना ही अपने टैक्टिक्स को इम्प्लीमेंट कर ले, खैर उस लेवल पे भी मैनचेस्टर सिटी ने आउटक्लास ही कराए, वहाँ पर सिटी करी जाती है बाजी मार। अब नेथन आके की बात करें, हम यहाँ पे यूलियन अल्वारेस की बात करें, रिको लुइस की बात करें, जैक ग्रिलिश की बात करें, सारा का सारा जो गेम था भाई वो इतना ज़्यादा अच्छा खेला। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैनचेस्टर सिटी ताबड़तोड़ बिल्कुल फुल गियर में खेल रही थी, पहले आप में तो सही में लैक ऑफ इंटेंसिटी दिख रही थी, कोहेजन दिख रहा था, और फ्लुमिनेंसे फिर भी थोड़ा खेल रही थी, लेकिन फ्लुमिनेंसे के पास कोई आउटलेट नहीं था, फ्लुमिनेंसे के पास कोई ऐसा थ्रेट नहीं था जो कि बिल्कुल ही सिटी को कपा दे, वो वाला नहीं था बिल्कुल भी। दिक्कत की बात ये थी कि रॉड्री इंजर्ड हो गया था, लेकिन अल्टीमेटली फिर बाद में स्काई स्पोर्ट्स के साथ एक इंटरव्यू में रॉड्री ने कहा कि देखो भाई मैं तो रो दिया था, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं नेक्स्ट वीक एवर्टन के अगेंस्ट खेलने वाला हूँ, ये शॉर्ट कंफर्म है, बताने की जरूरत नहीं है कि विदाउट रॉड्री सिटी का क्या हाल हो सकता है। इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी यहाँ पर रियल मैड्रिड से। देखो रियल मैड्रिड के रिगार्डिंग मेरे को अभी भी याद है, बहुत अच्छे से याद है कि मौरो इकार्डी पे मैंने एक जजमेंट, एक ओपिनियन दिया था, एक बार फिर से मेरे को देना पड़ेगा क्योंकि मौरो इकार्डी के रिगार्डिंग अब चीज़ें थोड़ी सी और इंटेंसिफाई हो रही है। किस वजह से इंटेंसिफाई हो रही है ये अभी भी अनक्लियर है। क्या यहाँ पर विनीसियस की इंजरी है, क्या यहाँ पर जोसेलू का ना स्कोर करना है, या फिर उसकी अब खुद की अवेलेबिलिटी। देखो इन एनी ऑफ द केस हम को नहीं भूलना चाहिए कि रिसेंट टाइम में ब्राहिम दियाज यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दूसरी तरफ हम जोसेलू से भी नहीं भूलना चाहिए कि जोसेलू एक्चुअली में वही रोल निभा रहा है जो कि वो स्टार्टिंग सीजन के स्टार्टिंग में दे रहा था, गुरगोबर। ऐसा नहीं है कि जोसेलू बहुत स्कोर करके एकदम से स्लंप आ गया, वो कंसिस्टेंट स्लंप ही है, थोड़ा सा फिर ऐसे चलता है, लेकिन जो सीलिंग है उसकी बहुत लिमिटेड है। और ये पता है हमको जो की पॉइंट होगा वो होगा विनीसियस की इंजरी, लेकिन हमको यहाँ पर नहीं भूलना चाहिए विनीसियस जनवरी में वापस आएगा, बेलिंगम ऑलरेडी बहुत सारे गोल स्कोर कर रहा है और रॉड्रिगो अपने फॉर्म पे आ चुका। तो इकार्डी, अगर हम सारे डायनामिक्स को देखें जिसमें ब्राहिम दियाज भी अब मिक्स में आया था, तो मेरे को लगता नहीं है कि इकार्डी को लेके आना कोई सेंस बनाता है। लेकिन आई थिंक अगर ट्रांसफर स्पेकुलेशन की ही बात हो रही है तो अब ये तो शॉर्ट कंफर्म है कि सेंटर बैक लेना है, और उसमें भी सेंटर बैक की जो प्रायोरिटी है वो यहाँ पर अभी फाइनल लिस्ट टेबल पे नहीं उतरी है। लेकिन यहाँ पर एक अगर स्पेनिश मीडिया की बात करें तो उन्होंने बहुत जल्दी एक चीज़ एक्सप्लॉइट कर ली कि भाई रफे वरान भी तो आ सकता है। और देखो रफे वरान का नाम सही में यूज़ किया जा रहा है क्योंकि सबको पता है मैनचेस्टर यूनाइटेड में उसका सीन अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन अगर आप इसको लॉजिकली सोचोगे तो सही में ये चीज़ हो सकती है। और इसके पीछे मैं आपको 2-3 रीज़न देता हूँ। देखो पहली चीज़ तो ये कि कार्लो एंसेलोटी को जो प्लेयर चाहिए वो एक्सपीरियंस होना चाहिए और एकदम से इम्पैक्ट लेने वाला होना चाहिए। अब तुम्हें से काफ़ी लोग कहोगे कि यार यंग लेके आते हैं, इनासियो टाइप लेके आते हैं, लेकिन उसमें फिर कार्लो का ये मानना है कि नेक्स्ट के 3-4 महीने की अगर हम बात करें, भाई वहाँ पर आप कैसे खिलाओगे, वहाँ पर वो इंस्टेंट इम्पैक्ट कैसे देगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंस्टेंट इम्पैक्ट की काफ़ी ज़्यादा क्रूशियलिटी होती है अगर हम चैंपियंस लीग के आने वाले नॉकआउट मैचेस की बात करें।
और उसके बाद अगर आप यंग भी ले आओगे तो फिर आपके पास ईडर मिलिटाओ भी आ जाएंगे, फिर आपके पास आलाबा भी आ जाएंगे, तो उनमें से भी किसी एक को निकालना पड़ेगा, जो कि समर ट्रांसफर विंडो में आराम से हो सकता है। वरान आपको एक बैंडेज का काम दे देगा। दूसरी चीज है कि भाई वरान के फाइनेंशियल्स की बात करें, 40 मिलियन में आपने बेचा, अब आप यहां पर उसको लिटरली लोन पे ले सकते हो या फिर आप फ्री में भी ले सकते हो, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड में उसका कॉन्ट्रैक्ट 2024 में खत्म हो रहा है। 2025 तक साइन किया था, लेकिन आखिरी साल ऑप्शनल है। एक छोटी सी दिक्कत यह है कि यहां पर उसकी जो सैलरी है वो 15 मिलियन है, जो कि रियल मैड्रिड में 8 मिलियन थी। यानी कि उसको पे कट लेना पड़ेगा या फिर लिटरली यूनाइटेड को उसको फ्री में जाने देना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी तो फिर फायदा हो रहा है 15 मिलियन का। एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि रफे वरान एक एलीट प्लेयर है, एक चैंपियन है, जो कि बहुत लोग भूल जाते हैं। रफे वरान इसके अंडर ही खेला था कार्लो एंसेलोटी में, जब लिस्बन में चैंपियन लीग का फाइनल हुआ था, और जिस तरीके से परफॉर्मेंस हमेशा दी है, यस देयर वाज सर्जियो रामोस, लेकिन फिर भी यहाँ पर रफे वरान ने हमेशा एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। इसी के साथ अगर बात करें अपनी अगली अपडेट की, तो आती है वो भैया जाओ फेलिक्स से। देखो ये तो कंफर्म था, हमने एक फुटबॉल डेली के एपिसोड में जाओ फेलिक्स की लेजीनेस या फिर इनएबिलिटी टू प्रेस, जो कि जावी के सिस्टम का सबसे बड़ा फंडामेंटल है, उस पर बात करी थी। लेकिन रिसेंट टाइम में जाओ फेलिक्स को लेके बहुत बड़ा डिबेट अब स्टार्ट हो रहा है कि भाई जाओ फेलिक्स तो नहीं है बार्सिलोना टाइप प्लेयर। लेकिन तुम कहोगे जब सबको पता चल रहा है कि बार्सिलोना टाइप प्लेयर नहीं है, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये सबके पता चलने के बाद भी शायद से इनमें से किसी के पास वो वीटो नहीं है कि जाओ फेलिक्स टू बार्सिलोना होते हुए रोक सके। और इसकी कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टार्ट भी ऐसी ही हुई थी। जावी को जाओ फेलिक्स नहीं चाहिए था, बल्कि रादर देन यहाँ पर उसको एक मिडफील्डर चाहिए था, क्योंकि उसको लग रहा था अगर कुछ भी हो जाए तो मेरे पे 4 मैन मिडफील्ड वाला सिस्टम, जो कि पिछले सीजन बढ़िया चल रहा था, अब हो जाएगा। यहाँ पर अगर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर बार्सिलोना के अंडर रह के ये कहा था भाई आप एक काम करते हैं, लो सेल्सो ले लेते हैं, काम बन जाएगा। लेकिन लेपोर्ता ने कहा कि नहीं, जाओ फेलिक्स लेंगे, और सबसे मनवा भी लिया कि जाओ फेलिक्स चाहिए। अब जब जावी की बात करते हैं तो यहाँ पर जावी ने सिस्टम बताया कि भाई जाओ फेलिक्स से काम नहीं हो पाएगा। उसके ऊपर से अगर आप नंबर्स की बात करो तो एथलेटिको मैड्रिड ऐसा नंबर बता देती कि बार्सिलोना कर भी नहीं सकती। लेकिन लेपोर्ता फिर भी यहाँ पर पब्लिक इंटरव्यू में यही बोल रहा है कि भाई यहाँ पर जाओ फेलिक्स तो कंटिन्यू करने वाला है। हाँ, जहाँ एक जाओ के साथ इतनी बड़ी दिक्कत है, दूसरा जाओ कैंसिलो में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा परमानेंट कंसेंसस यूनानिमस वोट पे हुआ है कि भाई परमानेंटली साइन करना ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आने वाले टाइम में जाओ फेलिक्स कितना मोटिवेटेड रहता है वो सबको पता है, लेकिन जब जैसे ही परमानेंट हो जाएगा, काफ़ी लोग को ये भी फियर है कि यार ये मोटिवेशन गिर जाएगी और कहीं ना कहीं हमको अभी की जो परफॉर्मेंस है उससे भी नीचे कहीं ना कहीं स्लम्प आता हुआ दिखेगा। तो लेवेंडोव्स्की का क्या होगा फिर?